Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Vaishu. We will study about tuberculosis. उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। इससे पहले मैं आपके साथ एक मोटिवेशनल थॉट शेयर करना चाहती हूँ। सफलता पाने के लिए हमें पहले ये विश्वास करना होगा कि हम ये कर सकते हैं। पहले हमको ये खुद में ठानना होगा कि हम ये कर सकते हैं। देन हमको कुछ चीज़ समझ नहीं आती है, लेकिन अपन फिर भी उसको बार बार रिपीटेशन करेंगे। देन वो चीज़ हमको बार बार करने पर समझ आ ही जाएगी। देन अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हमको ये चीज़ आएगी। कितनी बार नहीं आएगी, एक बार नहीं आएगी, 2 बार नहीं आएगी, 3 बार नहीं आएगी, लेकिन आएगी। अपने ऊपर विश्वास होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। दैन ट्यूबरक्लोसिस हम डिस्कस करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस की हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस टीबी इज ए पोटेंशियल सीरियस इन्फेक्शियस डिसीज that mainly affect lungs. The bacteria that cause tuberculosis are spread from one person to another through tiny droplets released into the air via coughs and sneeze. ट्यूबरक्लोसिस एक पोटेंशियल सीरियस इन्फेक्शियस डिसीज़ है। ये मेनली अफेक्ट लंग्स को करती है। इसमें बैक्टीरिया कॉज होता है। ट्यूबरक्लोसिस कैसे फैलता है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, यानी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो हम जो हमारे एयर में रिलीज होते हैं। दैन हम कफ करते हैं, स्नीज करते हैं, तो खांसते हैं या छींकते हैं, तो वो जो स्प्यूटम थूक निकलता है ना, उसके थ्रू ही ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड होता है, फैलता है। इट्स कम्युनिकेबल डिसीज, पीटीबी, पल्मोनरी टीबी, ईपीटीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस में फर्स्ट टाइप है लेटेंट टीबी। इन दिस कंडीशन द बैक्टीरिया एंटर इनटू द बॉडी एंड स्टे फॉर ए लॉन्ग टाइम। पर्सन सफ़र फ्रॉम टीबी बट डजंट प्रोड्यूस एनी सिम्टम। लेटेंट फेज के अंदर बैक्टीरिया एक तो बॉडी के अंदर एंटर करता है, बहुत लंबे समय तक रुकता है बॉडी के अंदर बिना सिम्टम प्रोड्यूस करे या इन्फेक्शन कॉज करे। इस टाइम पर्सन टीबी से सफ़र तो कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करने के बाद काफ़ी समय तक वहाँ पर सरवाइव करता है, रहता है, बट किसी भी तरह का इन्फेक्शन या सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करता है। सेकेंड डिस्कस करेंगे इन्फेक्शियस फेज। इन दिस फेज बैक्टीरिया इन्फेक्ट द पर्सन एंड सिम्टम ऑकर व्हेन द डायग्नोसिस evaluation done for TB it will be positive. In this phase, patient easily infect the other person with droplets through the speaking, laughing and coughing etc. इस फेज के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिम्टम प्रोड्यूस करेगा, ओके, जैसा मैंने आपको बताया है कि अब क्या करेगा, जो बैक्टीरिया है इन्फेक्शन कॉज करने लगेगा, यानी सिम्टम या लक्षण देखने को मिलेंगे पर्सन के अंदर। अगर टीबी के लिए टेस्ट किया जाए तो पर्सन पॉजिटिव आएगा, यानी कि जो इन्फेक्शियस फेज़ है इसमें एक तो बैक्टीरिया पर्सन में इन्फेक्शन कॉज भी कर रहा है, सिम्टम एराइज भी हो रहे हैं। दूसरा, जो पर्सन को टीबी हुई है वो दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्ट करने की एबिलिटी रखता है। कैसे रखेगा? ड्रॉपलेट्स के थ्रू, कि जो बैक्टीरिया होता है टीबी का वो कैसे स्प्रेड होता है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू। और ये ड्रॉपलेट्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे जाती है? अगर कोई भी पर्सन किसी से टॉकिंग करेगा, बात करेगा, लाफिंग करेगा, हंसेगा, स्नीज करेगा, छींकेगा, कफिंग करेगा, खांसेगा, तो उस टाइम ड्रॉपलेट्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाने के चांस होंगे। तो इस तरह से टीबी का बैक्टीरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होता है। अब हम डिस्कस करेंगे ईटियोलॉजिकल फैक्टर और कॉज। उसी को कॉज कहते हैं, ईटियोलॉजिकल फैक्टर को। ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज बाय बैक्टीरिया। ट्यूबरक्लोसिस कौन सा बैक्टीरिया कॉज कर रहा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये जो रेड पेन से लिखा है ना, इसको बहुत अच्छे से याद करना, और जो ग्रीन पेन से लिखा है। देन ये एक ऐसी लाइन है जिसको बहुत अच्छे से याद करके रखना, ये आपको आने वाले टाइम में काम देगी।
बाय एयर ड्रॉपलेट्स कफिंग एंड स्नीजिंग, एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू कफ करना यानी खांसना या स्नीज करना, छींकना। बाय क्लोज कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज आना, क्लोज कॉन्टैक्ट रखना। अब हम डिस्कस करेंगे रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर फर्स्ट है माल न्यूट्रिशन, ऐसे पर्सन जो माल न्यूट्रिएंट हैं, जिनका न्यूट्रिशन लेवल बहुत कम है, वो लोग सबसे पहले अफेक्ट हो सकते हैं। सेकेंड है एक्सेसिव अल्कोहल एडिक्शन, एक्सेसिव अल्कोहल एडिक्शन ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं। इम्यूनो सप्रेसिव क्लाइंट, ऐसे पर्सन जिनका इम्यून सिस्टम वीक है। पुअर हेल्थ चिल्ड्रन अंडर 5 एज, पुअर हेल्थ चिल्ड्रन, आपकी हेल्थ पुअर है, चिल्ड्रन अंडर 5 एज मतलब 5 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको हाई रिस्क होता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का। स्मोकिंग तो फिर है ही, स्मोक करेंगे तो ट्यूबरक्लोसिस का हाई रिस्क रहता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में लॉन्ग टर्म कफ मोर देन 3 वीक्स, मतलब बहुत टाइम तक कफ आना, मतलब 3 वीक से ज़्यादा कफ में, मतलब खांसते में ब्लड आना, चेस्ट में पेन होना, वेट लॉस होना, मतलब वेट कम होना, वीकनेस होना, कमज़ोरी होना, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होना, ब्रीथिंग करने में दिक्कत होना, फटीग यानी थकान होना, फीवर यानी बुखार आना, नाइट स्वेट्स यानी कि नाइट में पसीना आना, चिल्स यानी कपकपी, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख ना लगना। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी। ड्यू टू एनी कॉज, एग्जाम्पल ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, मतलब इसमें अपन डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी में कैसे डिसीज़ कॉज होती है। ड्यू टू एनी कॉज, एग्जाम्पल ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, किसी भी कारण की वजह से, एग्जाम्पल ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई मतलब ये इन्फेक्टेड पर्सन है, इसे टीबी हुआ रखा है, इसने खांसा या छींका तो ड्रॉपलेट्स निकलेंगी, वो हेल्दी पर्सन में चली जाएंगी। हेल्दी पर्सन में जाने के बाद क्या होगा, बैक्टीरिया ट्रांसमिट टू एल्वलाई डिपॉजिट एंड मल्टीप्लाई, मतलब जो बैक्टीरिया होगा वो लंग्स की एल्वलाई तक जाएगा। बैक्टीरिया कहाँ तक जाएगा, एल्वलाई तक जाएगा, एल्वलाई में जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, एल्वलाई डिपॉजिट हो जाएगा और मल्टीप्लाई होना चालू कर देगा, होगा और क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बैक्टीरिया ट्रांसमिट होगा, एल्वलाई डिपॉजिट होगा, मल्टीप्लाई होगा। फिर बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट, अब देखो एल्वलाई में बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहा है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और फिर मतलब बॉडी का इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होगा। मैक्रोफेजेस कम एंड डिस्ट्रॉय मैनी बैक्टीरिया एंड नॉर्मल टिश्यूज़, और वो वहाँ पर भेजेगा मैक्रोफेजेस को। मैक्रोफेजेस आपने पढ़े होंगे, इम्यून सेल्स होते हैं, वो उस बैक्टीरिया को किल करने आएंगे। मैक्रोफेजेस आएंगे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने, और वो इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते करते साथ में कुछ नॉर्मल टिश्यू को भी डैमेज कर देंगे। अब है डेड बेसिलाई एंड लाइव मासेस सराउंड बाय माइक्रोफेजेस जॉन ट्यूबरकल, मतलब जो डेड बेसिलाई होंगे, मतलब जो बैक्टीरिया मर चुके हैं, लाइक मासेस क्या होंगे, जो टिश्यू डैमेज हुए हैं, इन दोनों को ही मैक्रोफेजेस सराउंड कर लेंगे और इनको अपन बोलेंगे गॉन ट्यूबरकल। अब डिस्कस करेंगे नेक्रोटिक डिजेनरेशन occur produce of cavity filled with cheese-like mass of tubers पेस्ट-like dead WBCs and necrotic tissues। इसके बाद नेक्रोटिक डिजेनरेशन चालू हो जाएगा। देखो इसका मतलब समझना है कि नेक्रोटिक का मतलब क्या होता है, सेल और टिश्यू की डेथ। तो जब बैक्टीरिया को किल कर रहे होंगे मैक्रोफेजेस और नॉर्मल टिश्यूज़ भी उसके साथ साथ किल हो रहे होंगे, नेक्रोसिस की कंडीशन, तो नेक्रोसिस की कंडीशन आ जाएगी, मतलब सेल और टिश्यू डैमेज होना चालू हो जाएंगे। उससे क्या होगा, कैविटी का फॉर्मेशन होगा, एक खाली स्पेस का फॉर्मेशन होगा।
कि नॉर्मल टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, नॉर्मल सेल्स डैमेज हो रहे हैं, तो वहाँ पर कैविटी बन जाएगी चीज़ लाइक मास, जो कि कैसे बने, बेसिलाइज से, डेड WBC से और नेक्रोटिक टिश्यू से, और इन्हीं सबको होने को बोलेंगे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। अब हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन में कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं, फैमिली की इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री कलेक्ट करना, फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं। अब आते हैं चेस्ट एक्सरे। प्रेजेंस ऑफ नोड्यूलर पैचेस। चेस्ट एक्सरे में नोड्यूलर पैचेस दिखाई देंगे। स्प्यूटम टेस्ट, प्रेजेंस ऑफ एसिड फास्ट बेसिलाई। स्प्यूटम टेस्ट के अंदर एसिड फास्ट बेसिलाई का प्रेजेंस देखने में मिलेगा। मोन्टेस टेस्ट, ट्यूबरक्लिन इंजेक्टेड इंट्राडर्मली। मोन्टेक्स टेस्ट, इसमें क्या करेंगे अपन, मतलब जो इंजेक्टेड PPD ट्रांसडर्मली इंजेक्ट करेंगे, उसके बाद 48 to 72 हावर वेट करेंगे। 48 to 72 हावर तक कोई ड्यूरेशन नहीं दिखाई दिया तो इसका मतलब नेगेटिव है रिपोर्ट, और इंड्यूरेशन दिखा तो इसका मतलब पॉजिटिव है। अब ब्लड टेस्ट WBC इंक्रीज ड्यूरिंग इन्फेक्शन। ब्लड टेस्ट में क्या होगा, WBCs इंक्रीज होंगे इन्फेक्शन के दौरान। आपने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा था तो उसमें इन्फेक्शन के टाइम पर माइक्रोफेजेस आए और WBCs आएंगे, तो वही अपन को टेस्ट में भी दिखेगा। WBCs इंक्रीज, ESR होगा वो भी बढ़ा हुआ आएगा। ESR elevated ESR may be expected in children with tuberculosis। अब हम डिस्कस करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट को याद रखने के लिए एक ट्रिक है, राइप्स कैप्ट ओकरा। इसको अपन ने 3 लाइन में, मतलब 3rd लाइन में डिवाइड किया है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स, सेकंड लाइन ड्रग्स, नेवर एजेंट्स, 3rd लाइन ड्रग्स। फर्स्ट लाइन ड्रग्स को डिस्कस करते हैं। आर रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, P पायराजीनामाइड, E इथाम्ब्यूटॉल, S स्ट्रेप्टोमाइसिन। सेकंड लाइन ड्रग डिस्कस करते हैं। K से कैनामाइसिन, E से एथियोनामाइड, P से पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, T से थियासेटाजोन। ओकरा 3rd लाइन ड्रग्स, O से ऑफ्लॉक्सिन, C से सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, C से क्लैरिथ्रोमाइसिन, R से रिफाब्यूटिन, A से एजिथ्रोमाइसिन। अब हम डिस्कस करते हैं डॉट्स थेरेपी। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डॉट्स इज ए स्ट्रेटजी यूज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस TB केसेस। डॉट्स थेरेपी है वो नंबर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस को रिड्यूस करने काम आती है। इसका मतलब क्या है, जो हेल्थ वर्कर होंगे उनकी जो ऑब्जर्वेशन में पेशेंट को मेडिसिन्स दी जाएंगी। डॉट्स एक 6 महीने का और एक 9 महीने का कोर्स होता है। इसमें MSN में इतना लिखना नहीं है, तो हम इसको 6 महीने के कोर्स को डिस्कस करेंगे। इन डॉट्स हेल्थ केयर वर्कर ऑब्जर्व पेशेंट एज दे टेक देयर मेडिसिन। अब अपन 6 महीने को डिस्कस करेंगे, तो अपन ने इसको रूट पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक 2 मंथ, एक 4 मंथ। आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पायराजीनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये है अपना 2 मंथ का कोर्स। आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन ये अपना 4 मंथ का कोर्स। इन दोनों को मिलकर बन जाता है 6 मंथ कोर्स। हम MSN में इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा अपन को पढ़ना ही नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।